नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच। प्रधानमंत्री मोदी महोदय मौन व्रत पर जा रहे हैं। हालांकि वो मौन व्रत पर जा रहे हैं, लेकिन उनके मौन व्रत पे इतना शोर मचने वाला है टीवी पर और मचना शुरू हो चुका है कि अगले 3 दिन तक उनकी कोशिश होगी कि उस शोर के अलावा कोई और आवाज पहुंचे ही नहीं। कल उन्होंने गांधी जी पर बयान दे दिया तो पूरे दिन सारे लोग गांधी जी के पीछे पड़े रहे, बहसें होती रही, सारा कुछ होता रहा और इन सब के बीच में कुछ बेहद जरूरी मुद्दे रह जाते हैं। हालांकि चुनाव के बीच में जाकर मौन व्रत लेने का, तपस्या लेने का इनका जो सारा कुछ बयान है या फिर जो वो करने जा रहे हैं आज शाम से, उसको लेकर एक सवाल उठता है कि चुनाव आयोग क्या पहले ही मौन व्रत पर भी जा चुका है और साथ में वो शवासन जो एक होता है, आसन जो लोग करते हैं, वो जानते हैं कि सारे आसनों के बाद एक शवासन किया जाता है जिसमें आप शव बनकर पड़े रहते हैं। सांस भी अगर रोक सके तो बहुत अच्छा है, वरना आवाज आप बोलते नहीं है, देखते नहीं है, सुनते नहीं है। तो गांधी जी के 3 बंदरों से आगे बढ़कर चुनाव आयोग शवासन में चला गया है और कांग्रेस जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है, जिसके ऊपर उसको जगाने का, उसको हिलाने का, उसको परेशान करने का की जिम्मेदारी है, वो एक और पर्चा, एक और लेटर वहां देकर चला आया है। अभिषेक मनु सिंघवी जी वहां एक और लेटर देके चले आए हैं। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने एक बड़ा डस्टबिन खरीद के इस बार रखा हुआ है कि कांग्रेस के और विपक्ष के जितने भी पत्र आएंगे उस डस्टबिन में डाल दिया जाएगा और 4 जून के बाद या 2 जून के बाद तो वो डस्टबिन गंगा जी में प्रवाहित हो ही जाना है या फिर उसको आग लगा दिया जाना है। हमने सोचा कि इन सारी चीजों को लेकर और साथ में इन सब के बीच जब ये शोर मच रहा है तो अंदर अंदर चुनाव आयोग और बाकी संस्थाएं क्या खेल कर रही हैं, चाहे वो अडानी जी से जुड़ा हुआ हो, चाहे बाकी सारी चीजों से जुड़ा हुआ हो, उसको समझने के लिए, उसको डिटेल में जानने के लिए राजू पारुलेकर जी से बात की जाए। हमने उनसे कहा कि आप स्टूडियो में अगर आ सके तो बहुत अच्छा होगा। उन्होंने समय निकाला। बहुत शुक्रिया राजू भाई, नमस्कार और स्वागत। थैंक यू सर। तो ये जो पर्ची फेंको प्रतियोगिता चल रही है, इस पर सवाल मैं क्यों पूछूं, मैं सीधे आपको ओवर टू राजू पारुलेकर करता हूं, कंटिन्यू कर लीजिए। देखिए, पहले से यानी चुनाव जब शुरू हुए उससे पहले से ही कांग्रेस पार्टी ने, जयराम रमेश जी ने ट्वीट डालना शुरू किया था कि सारे विपक्षी दल चुनाव आयोग के पास टाइम मांग रहे थे और उन्होंने खत भेजे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने ना तारीख दी ना अंदर लिया। फिर तो राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनको तो जड़ सिक्योरिटी दी गई अमित भाई की तरफ से, और फिर उनका मामला जो है वो कम्युनिकेशन का जीरो हो गया। अब यूनिलैटरल कम्युनिकेशन चालू है, जैसे एक तरफा प्रेमी होता है, वो अपने प्यार का इजहार करने वाले खत अपनी प्रेमिका को लिखता है, दोस्तों को पूछता है कि क्या लिखूं भाई इस बार, तो मैं वो मान लेगी। तो इस टाइप के खत अगर कांग्रेस पार्टी और बाद में विपक्ष लिख रहे हैं और चुनाव आयोग उसको बिल्कुल एंटरटेन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अपने आकाओं को अपना मालिक मान रहे हैं। जो अपॉइंट कर रहे हैं उनको, जिन्होंने अपॉइंट किया है, यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी, उन्हीं को वो मालिक मान रहे हैं। असल में वो संविधान की शपथ लेते हैं और उनकी तनख्वाह जो है लोगों के टैक्स से आती है, ये वो भूल चुके हैं। और इस देश को आजादी बहुत मुश्किल से, बहुत लड़ने के बाद और बहुत सारा खून पसीना बहने के बाद मिला है, और वो आजादी अक्षुण्ण रखने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की भी है। ये तीनों आयुक्त भूल चुके हैं। तो अब ये और एक खत देने का कोई मतलब नहीं लगा मुझे, लेकिन ठीक है, उन्होंने रिकॉर्ड करके रखा। अभिषेक मनु सिंघवी वकील, हालांकि कांग्रेस में जितने कार्यकर्ता नहीं उतने ज्यादा वकील है, तो हर बात के लिए एक खत तो उनको बनता है, तो वो दे देते हैं। लेकिन उसके आगे क्या करना है, मुझे राजू भाई आपकी इस बात से ये याद आया कि महात्मा गांधी के भारत में आने से पहले कांग्रेस जो थी वो मूलतः वकीलों और ऐसे ही पढ़े लिखे, बेहद पढ़े लिखे लोगों की पार्टी थी जो केवल ज्ञापन दिया करती थी। मैं इतिहास का बंदा हूं तो मैं उनकी उनकी जो भूमिका है उसको कहीं से कमतर नहीं कर सकता हूं, वो बड़ी भूमिका थी। लेकिन ऑन ए लाइटर नोट वो करती यही थी कि ज्ञापन लगातार दिया करती थी, बड़े शानदार लेटर तैयार करती थी और अगले सरकार को भेजा करती थी, और जिन पर कोई खास कार्रवाई होती नहीं थी। बस इतना ही होता था कि इंटरनेशनल प्रेस में उसको थोड़ी जगह कभी कभार मिल जाती थी। तो कांग्रेस क्या वापस लौट गई है उस पर? जी, वो मुझे लगता है सिर्फ कांग्रेस नहीं, सारा विपक्ष देखिए जिस तरह से खत लिख रहा है, कोई आंदोलन नहीं दिख रहा है। और हम लोग जो कहते थे ना अशोक जी कि ये जो अन्ना आंदोलन था, केजरीवाल ने जो किया था, उसके पीछे आरएसएस थी, तो ये अब सच साबित हो गया। क्योंकि अब केजरीवाल जब अकेला पड़ गया और उसको जेल में डाल रहे हैं,
तब कोई आंदोलन करने की क्षमता उसके अचानक गायब हो गई। गायब इसलिए हो गई कि इस देश में जो सृजन के खिलाफ आंदोलन होते हैं, यानी विध्वंस होता है जिसमें, वो सारे आरएसएस प्रणीत, आरएसएस ही शुरू करती है और आरएसएस ही कर सकती है क्योंकि वो कल्ट है। तो वो आंदोलन ये था, ये समझ गया। अब मैं ये इस बात पर आता हूँ, लार्जर पर्सपेक्टिव में हम देखें तो चुनाव आयोग अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है। मैंने कल ये भी ट्वीट डाला कि कितने और खत देने के बाद विपक्ष ये मान लेगा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से असंवैधानिक और इलिजिटिमेट काम कर रहा है। अब ये मानने के बाद आपको बाकी सारी चीजों का जांच करनी पड़ती है। अब भाषणों में तो आरएसएस, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के लोग कहते हैं कि इनको बड़ी सजा होगी, कड़ी सजा होगी। अरे कड़ी सजा और बड़ी सजा तब होगी ना जब आपको उस सत्ता तक पहुंचने देगी चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को भी मालूम है कि उनको बड़ी सजा होगी, इसलिए वो भी पार्टी बन गए। और ये मोदी शाह की एक टेक्निक है कि जो भी उनको मदद करने वाले लोग हैं, या ब्यूरोक्रेट्स हैं, या पुलिस अफसर हैं, या ईडी सीबीआई आईटी के लोग हैं, उनको वो एकम्प्लिस बना लेते हैं, यानी अपना को कॉन्स्पिरेटर बना लेते हैं, ताकि उनको हमेशा के लिए वो बन जाते हैं और छोड़ के नहीं जा सकते। तो अब ये तीनों आयुक्त जो है उनकी जिंदगी दांव पे लगी है और वो मोदी शाह के साथ बन गए। अब ये उनको सजा देंगे वगैरह, वो सब बातें सुनने के लिए अच्छी लगती है, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है ये हमको समझनी चाहिए। सामने ये हो रहा है कि सेना के जो जनरल है, हम लोग बेनिफिट ऑफ डाउट दिए उस दिन कि सेना के जो जनरल है, आपने भी हमसे बात की तब कहा कि ये तो प्रोसीजरल हो रहा है यहाँ का। तो सेना के जनरल को 1 महीना बढ़ा के दिया, 30 जून तक उनकी वो बढ़ाई सर्विस, 30 जून तक मिस्टर पांडे की। तो जनरल पांडे जी की वो सर्विस बढ़ाई तो हम शांत थे। बाद में कई आला अफसरों की वो एक्सटेंशन दिया, उनको 2-2 साल का एक्सटेंशन दिया, जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं। और अगर कुछ करना है इमरजेंसी में तो उनको इलेक्शन कमीशन की परमिशन चाहिए, जो विरोधी दल है उनको मालूम चाहिए, उन्होंने ली है। फिर तो उन्होंने हद कर दी, उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी जो की मिनिस्ट्री है, वो जयराम रमेश जी ने मैं उसी सवाल पे आ रहा था। गौतम अडानी का एक ट्वीट आपने पोस्ट किया था कल या परसों, मुझे याद नहीं है, जिसमें गौतम अडानी जो हैं वो कल किया था आपने, वो जापान के एम्बेसडर हिरोशी सुजुकी के साथ उनकी एक फोटो आई है, मुंद्रा पोर्ट और हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क से जुड़ा हुआ वो ट्वीट है। और उसके साथ ही आपने एक लेटर लगाया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साइंटिस्ट ग्रुप डी डॉक्टर राहुल रावत के लेटर का, जिसमें कुछ चेंजेज किए गए हैं पुरानी जो पॉलिसीज है। मैं चाहता हूं थोड़ा डिटेल से आप इसको बताइए कि चुनाव आसानी से बताता हूं, मैं आसान कर देता हूं। उस नोटिफिकेशन में वो लेटर जो है 25/7 को आया है, वो तो असल में असंवैधानिक है, क्योंकि चुनाव के प्रक्रिया जब चल रही है तो गवर्नमेंट को इस टाइप के जो पॉलिसी डिसीजंस है वो लेने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने पॉलिसी डिसीजन क्या लिया कि ये जो नॉर्म्स है, यानी SEZ है और भी कुछ चीजें हैं, वो ये एनर्जी में काम करने, ग्रीन एनर्जी, हाइब्रिड एनर्जी में काम करने वाले जो लोग हैं, जो कंपनीज है, उनको बहुत सारी चीजों से एग्जम्पशन दे दिया। और दूसरे दिन अडानी जी का ट्वीट आ जाता है कि ये एग्जम्पशन वाली जो बातें हैं वो उसमें लिखते हैं, वो उन्होंने ये इस नोटिफिकेशन का जिक्र नहीं किया है। वो जापानीज कंपनी के मालिक से मिले और उन्होंने खुशी जाहिर की कि ये हम करने जा रहे हैं, ताकि उनको पहले एग्जम्पशन दे दिया इस सरकार ने, जो केयर टेकर सरकार है, ये गंभीर गुनाह है एक्चुअली, और बाद में वो उसमें आ गए। इससे इतना ही नहीं सर, आपको और बताता हूँ, अभी 1700 करोड़ कर्जा जिनको माफ किया गया है, राइट ऑफ कर दिया गया, ऐसे रियल एस्टेट की कंपनी 76 करोड़ में गौतम अडानी ने खरीद ली। ये सारी प्रक्रिया हो रही है यानी साथ में ही जब हम चुनाव की प्रक्रिया में हैं, सरकार चुनाव की प्रक्रिया में है, तो मोदी एज इफ वो पहले भी बादशाह थे और आगे भी बादशाह बनेंगे, इस तरह से काम कर रहे हैं। और विपक्ष को इस बात से भटकाने के लिए वो ऐसी बातें करते हैं कि वो आपको, कई लोगों को लगता है कि गांधी जी के बारे में मोदी बोल रहे हैं, फिर मंगलसूत्र बोल रहे हैं, फिर मटन बोल रहे हैं, ये सारी चीजें बोल रहे हैं उलूल जुलूल। तो लोगों को लगता है कि मोदी जी को कोई बुद्धि नहीं है, इसलिए वो सब कर रहे हैं, और उनका पूरी तरह से वो इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी लोगों के सामने आ रही है। वो इस बात से शर्म ही नहीं है उनको कि वो इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट है। वो जाहिर कर चुके हैं कि वो इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट है। हाँ, मैं हूं इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट, तो आपने मुझे 10 साल बनाया ना प्रधानमंत्री, तो आप भी तो इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट है, ये उनका तेवर है। उसके बाद वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बैंकरप्सी की, जो लोगों के दिलों में है बात, उसको कि कल गांधी जी पे उन्होंने जो बात कही,
उसके ऊपर पूरा सोशल मीडिया विपक्ष उसी पे काम करता रहा, और उस काम में वो आई वॉश करके गए कि ये अडानी का मामला इन्होंने ठीक से बाहर कर दिया, उनका उनका काम पे उनको अच्छी से काम पे लगा दिया, उनको बड़ा धन और बड़ी कैपिटल के इन्वेस्टमेंट के लिए सुविधाजनक रास्ते बना के दिए, जबकि वो केयरटेकर गवर्नमेंट चला रहे हैं। और दूसरी तरफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलता हूं कि ये गांधी जी के मामले में इतना एक दिन, जबकि एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, तब एक दिन हमने वेस्ट कर दिया, वो तो बाद में भी कर सकते थे। तो वो दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो घोटाला कर रहा है, अब बड़ी बड़ी जो उनके फ्रॉड्स है, मैनिपुलेशन है, उसको हमें उजागर करने के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए, उसको हर चीज को देखना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है। एनकोर नाम की उनकी प्रणाली है, सिस्टम है। अब एनकोर में ऐसा है सर, मैं इजी करके बताता हूँ, क्योंकि मैं जब लिखता हूँ तो लोग लिखते हैं कि यार आसान करके लिखो, फिर कई लोग लिखते हैं हिंदी में लिखो, कई लोग लिखते हैं मराठी में लिखो, फिर वो हिंदी में लिखता है तो लोग बोलते हैं यार तुम साउथ के लिए कुछ सोचते नहीं, हिंदी इंग्लिश में लिखो। तो भाई एक लिखे और ऊपर से उसको सारी देश की जनता तक पहुंचाए। जबकि गूगल ट्रांसलेट अब इतना अच्छा तो हो ही गया है कि कॉपी पेस्ट करके आप अपनी लैंग्वेज में मोटा मोटा समझ जाएंगे कि क्या लिखा हुआ है। थोड़ा बहुत ग्रामर की गलती हो सकती है, तो ये अपील बार बार नहीं करना चाहिए। हम सब की एक कंफर्टेबल लैंग्वेज होती है, कंफर्ट जोन होता है, हम उसमें ही लिखना पसंद करते हैं। नहीं, और अशोक जी मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं तीनों लैंग्वेज में उतना ही कंफर्टेबल हूँ जितना गूगल लैंग्वेज में मिस्टेक करता है। तो मेरी मातृभाषा भी मैं ऐसे ही बोलता हूँ, क्योंकि मैंने कभी किसी भाषा का ग्रामर सीखा नहीं, तो भाषा ही सीख लिया मैंने, तो उसमें गलतियां तो होती है, लेकिन बात कंटेंट की है तो वो पहुंचाना बहुत जरूरी था, मैंने जरूरी समझा तो मैंने पहुंचा दिया। बात इंपॉर्टेंट बात मैं ये बोलना चाहता था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो एनकोर में क्या है कि हम आज तक ये क्यों हुआ कि हमने जब चुनाव खत्म हुए उस दिन, यानी वोटिंग होता है, अब तो इतने फेजेस में वोटिंग तो कभी हुआ नहीं, ये मोदी की सुविधा के लिए हुआ। पहले गुजरात का क्लियर करके दिया चुनाव आयोग ने, और आखिर में बनारस का रखा ताकि सेट को सारी सुविधा मिले। तो वो एक अलग चीज है। अब वो पिछला चुनाव, पहला चरण तो हम भूल भी गए थे, हम मुझे लगता है कभी पिछले जन्म में हुआ था। तो जिन लोगों ने वहां पर वोटिंग की थी उनकी स्याही भी गई, मिट गई, वो दूसरी बार वोटिंग कर सकते हैं वाराणसी में। तो बात यह है सर कि इलेक्शन कमीशन ने इतनी सारी गलतियां की है, इतने सारे असंवैधानिक निर्णय लिए हैं। अब ये एनकोर की प्रणाली का क्या विशेषता है कि वो आप जब भी वो वहां का ऑफिसर है जो इलेक्शन चुनाव देख रहे हैं, एक एक घंटे में वो वोटिंग का काउंटिंग करता है, और जब खत्म हो जाता है तो फ्रीज हो जाता है, वो मशीन 7 बजे फ्रीज हो जाता है, वो जो नंबर आप डाले हैं वहां पर फ्रीज हो जाता है। उसमें अगर आप मैन्युअली बढ़ाना है तो बहुत सारी प्रक्रिया है, छोटा मोटा। तो इन्होंने वो डिक्लेयर ही नहीं किए वोट, और बहुत दिनों बाद उन्होंने परसेंटेज डिक्लेयर किए, फिर उसके बहुत दिनों बाद उन्होंने एब्सोल्यूट नंबर्स डिक्लेयर किए, जबकि कोर्ट में कहा कि नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। हालांकि परसेंट तब तक नहीं आ सकते जब तक आपके पास एब्सोल्यूट नंबर होते, तो हमको भी मालूम था। और 17 सी तो उन्होंने बोला ही नहीं कुछ उसके बारे में। और वो एनकोर मशीन अगर है, वो शाम को अगर फ्रीज हो जाती है, तो उसके बाद जो बढ़े हुए नंबर है 6 और 5% या 4% या 2% भी बढ़ते हैं सर। 2% बहुत होता है हिंदुस्तान में। तो सर ये बताइए कि ये सच कहां से होगा? तो ये बात है, ये सबसे बड़ी बात है। अब हमने पिछली बार चुनाव के बारे में बोलते हैं, 52 से लेके जब बैलेट बॉक्स में इलेक्शन होते थे तब भी लोग शाम को ही डिक्लेयर करते थे कितनी, क्योंकि आप गणित करके बताते थे कि कितनी टोटल होगी। टोटल बताने के लिए कोई बड़ी संवैधानिक प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। जो एक्सेप्ट कर लिया कोर्ट, लॉर्डशिप ने एक्सेप्ट कर लिया, वो भी मुझे बड़ा शॉक हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग एक कोर्ट का एक हिस्सा, खुद मोदी शाह, ये सब कुछ मिलके ये सब कर रहे हैं, जबकि विपक्ष लड़ रहा है। और मैं ये दावे के साथ सर कहता हूं, ये अच्छी खबर पहले बताता हूं, दावे के साथ ये कह सकते हैं, जब तक मैं अभी तक ये कभी बोला नहीं, लेकिन ये 57 सीट्स को पकड़कर मैं ये कह सकता हूं कि भाजपा पूरी तरह से हार रही है ऑर्गेनिक वोटिंग में, और एनडीए भी ऐसा 272 तक पहुंच नहीं, 273 उसको टच नहीं कर रही है। लेकिन सिंथेटिकली और वोट प्रोडक्शन जो चल रहा है उसके जरिए वो 270 का 370 तक भी एनडीए को पहुंचा सकते हैं, और भाजपा को 300 भी मिल सकती है। और ये दो चित्र है, उसके ऊपर विपक्ष को पूरा फोकस करके जोर लगाना चाहिए। उसके ऊपर ये काम नहीं किए। खत लिखने से कुछ नहीं होता सर। आप गांधी जी पे पूरा दिन वेस्ट किए,
मुझे लगता है गांधी जी का जो अपमान या जो भी कुछ मोदी ने किया वो जानबूझ के किया, क्योंकि उनको मालूम था ये दुखती नस है, तो इसको पकड़ के रखो ताकि अडानी को भुला दिया जाए। फिर चुनाव आयोग की राजू भाई एक बार मुझसे विपक्ष के एक बड़े नेता, कांग्रेस के भी थे और एक और पार्टी के एक नेता थे, वो कहीं टकरा गए किसी कार्यक्रम में और बात होने लगी, तो मैंने कहा यार हिस्ट्री के पीछे आप लोग क्यों इतना पड़े रहते हो? हमारे जैसे सैकड़ों लोग हैं जो बाकायदा लॉजिकल तरीके से प्रूफ देकर जवाब दे देंगे। आप उसको रिट्वीट मार दो, और नहीं रिट्वीट मारना चाहते हो तो छोड़ दो, क्योंकि हिस्ट्री का तमाम तमाशा जो किया जाता है वो अक्सर उलझाने के लिए किया जाता है। अब आप देखिए गौतम अडानी वाला जो मामला आपने बताया, या एनकोर से, मतलब कल तक चुनाव आयोग ये कह रहा था कि बहुत टाइम लगेगा, उसमें आसान काम नहीं है बताना, फिर ये कहा कि उसका मिसयूज हो सकता है सारा कुछ, और उसके बाद एफिडेविट दिया वही झूठा, और उसके बाद जो है अगले राउंड का जो है 24 घंटे के अंदर पूरा डेटा दे दिया। तो ये इशू शायद उनके लिए, ये इशू जो है शायद, अच्छा उसमें भी 2% बढ़ा है। तो ये जो इश्यूज है मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए विपक्ष के लिए। अब ठीक है, ये गांधी जी के पर कोई हमला होता है, आप कोई मजेदार सा ट्वीट करते हो, उसको ट्रैक्शन ज्यादा मिल जाता है, लेकिन इस समय इलेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, जो कल का मुद्दा है जिसके लिए अभिषेक मनु सिंघवी साहब चुनाव आयोग में गए, वो चुनाव आयोग में जाकर उन्होंने जिस खत दिया कि मोदी मौन व्रत पे जा रहे हैं, विवेकानंद स्मारक में हालांकि उनका और आरएसएस का और विवेकानंद का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनकी विवेकानंद जी की फिलोसॉफी जो है वो हम जो कह रहे हैं वो फिलोसॉफी है, और वो जो कह रहे हैं वो फिलोसॉफी के खिलाफ, बेलूर मठ भी उनके खिलाफ है पूरी तरह से, फिर भी वो जा रहे हैं, जबरदस्ती जा रहे हैं, केयर टेकर क्यों ना हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर है इसलिए उनको एंटरटेन भी करना पड़ रहा है। लेकिन बात यह है सर, इस पाखंड को 48 घंटे अगर टेलीविजन चैनल दिखाते रहें और वो स्क्रिप्ट जो पीएमओ से आएगी वो उसको बोलते रहे, तो मौन नहीं है पीएम का, बस उनकी जो स्क्रिप्ट है वो कोई और पढ़ के बता रहा है आपको। और वो 48 घंटे, जबकि चुनाव आयोग पर पैनी नजर रखनी चाहिए, हालांकि देर हो चुकी है लेकिन पैनी नजर रखनी चाहिए, तो ये विपक्ष व्यस्त क्या होगा कि इस पे इनके ऊपर चुटकुले बनाने में। तो मोदी हर कोई चीज जो करते हैं वो सोच समझ के करते हैं, वो एक इंटेलिजेंट गिरोह के यानी वो गिरोह के एक इंटेलिजेंट मुखिया है, उनके गिरोह के, उनका एक कल्ट है, उसके मुखिया है, उनको मालूम है उनके कल्ट को क्या चाहिए, और आप लोगों को लगता है वो गलत है। लेकिन आज तक 10 साल वो जब शासन कर रहे हैं, और पहले गुजरात में 10-20 साल, 10-12 साल, 15 साल, 13 साल उन्होंने शासन किया, तब लोगों के सामने यही वो बातें करते थे। आप पिछले वीडियो निकाल के देखिएगा, तो उन्होंने जिस तरह से बेबस और अपमानित किया बीबीसी की जो महिला रिपोर्टर थी जब वो मुख्यमंत्री थे, वो किसी भी सभ्य, सुशील और संस्कारी समाज में एक्सेप्टेबल ही नहीं है, लेकिन उन्होंने किया और लोगों ने उसको पसंद किया, उनको चुन के दिया। और चुन के नहीं दिया हो तो जो भी चुनाव आयोग या वहां की बॉडी है, उन्होंने हेल्प करके उनको प्रोड्यूस किया, वोट्स प्रोड्यूस किए, उसको उसकी छानबीन करने के लिए विपक्ष को किसने रोका था? वो तब तो केंद्र में विपक्ष की सरकार थी, अब जो विपक्ष है उसकी। तो कुल मिलाकर मैं ना, कई लोग बोलते हैं आप बड़े निराशावादी हो राजू भाई, और वाकई बोलते, लिखते भी है मेरे ट्वीट पे, वो रैशनल होना यानी जो है उसे देखना, निराशावाद नहीं होता। अगर परिस्थितियां विपरीत हो तो आपको मुझे बताना चाहिए कि विपरीत है, यानी आपको वो डॉक्टर पसंद आएगा कि मैं कहूंगा कि अरे आपको क्या हो रहा है, पेट में गांठ आ गई है, अरे कुछ नहीं यार ठीक हो जाएगा, घर जाके सो जाओ, तो लगेगा यार कितना पॉजिटिव डॉक्टर है। जो डॉक्टर कहेगा हो सकता है कैंसर हो, हमको एमआरआई करना चाहिए, बोलेगा यार निगेटिव है यार, कैंसर की बात कर रहा है यार। तो ये हमारे लोगों की सोच है सर। तो सच बोलना इसका मतलब निगेटिव बोल रहा है। तो अब ये परिस्थितियां विपरीत है, हमने देखा है इतने सालों से सर। 2019 का चुनाव भी बीजेपी नहीं जीती थी, और राहुल गांधी ने जिस आधार पर अपने प्रेसिडेंट होने का रेसिग्नेशन दिया अध्यक्ष पद का, वो सर उनको समझ नहीं आया कि वो 3 राज्य जीतने के बाद भी देश क्यों हार रहे हैं। वो वही खेल है जो अब खेला जा रहा है। 2019 में इतना लिनियंट है चुनाव आयोग। आपको याद होगा मोदी नाम का एक चैनल भी चल रहा था, नमो नाम का। तो नमो नाम का चैनल चल रहा था, और एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने बोला कि मुझे तो पता ही नहीं यार कौन कोई चला रहा है अपना, ऐसे कैसे यार सैटेलाइट चैनल कोई ऐसे ही चला रहा है। तो सैटेलाइट खत्म हो गया। हाँ
उसी दिन जिस चुनाव दिन के वो, बाद खत्म हो गया। हाँ बस। और मतलब चैनल चलाने के लिए कितने सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, कई कई साल थक गए, उनको परमिशन नहीं मिली, सही है। लाइसेंस नहीं तो मिला। ये सारी बातें विपक्ष ने कभी उठाई ही नहीं। बाद में वोटिंग काउंटिंग इस पे सोच, अब ये सोचते हैं इतने लोगों ने, हम जैसे आप जैसे लोगों ने 17C ईवीएम ईवीएम, फिर माधव देशपांडे जी को लगा ईवीएम। देखिए, द द ईवीएम और वीवीपैट सबसे बड़ा दोषी है, और उसका अगर मैनिपुलेशन किया जाता है तो इज बैक्ड बाय स्टैटिस्टिकल, यानी मैनिपुलेटेड स्टैटिस्टिकल डाटा एंड नंबर्स। तो 5-5, 6-6% यानी आप समझ लीजिए 1.5-2 करोड़ तक वोट्स बढ़ेंगे, वो जाएंगे कहाँ? उनके आका के पास जाएंगे। तो इस स्थिति इतनी यानी डरावनी स्थितियों में हम आ चुके हैं, और आप उन पे चुटकुले कर रहे हैं मोदी पे, जो सबसे बड़े इसका जिम्मेदार है, सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, इसके सबसे बड़े नेता है आज की तारीख में। और चुनाव आयोग का जो रोल है, आपको मैं बताता हूं कि चुनाव आयोग बहुत बड़ा जुर्म कर रहा है, वो तीनों जो कमिश्नर्स हैं उनकी तो ट्रायल होनी ही चाहिए, लेकिन वो ट्रायल तक क्यों पहुंचने देंगे भाई आपको? ये भी तो लॉजिक है ना, कि उनको मालूम है अपनी ट्रायल होगी, उनको मालूम है कुछ भी पनिशमेंट हो सकती है, उनको मालूम है उनकी संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है, तो वो क्यों होने देंगे, वहां तक पहुंचने देंगे आपको? वो ये चुनाव किसी भी हालत में उनके आका के पक्ष में देकर फिर वो विदेश में हाई कमिश्नर बन के चले जाएंगे तीनों। तो बैठिए आप 5 साल कोसते अपनी किस्मत को। यही हम कह रहे हैं सर। और ये सारे आईवॉश करने के लिए एक मोदी जी अपने बयान देते रहे, और अब 48 घंटे वो विवेकानंद स्मारक बैठेंगे, वो चुप रहेंगे, उनके चैनल बोलते रहेंगे, और विपक्ष क्या करेगा, या विरोधी है वो क्या करेगा कि उसके ऊपर चुटकुले बनाएगा, उनकी मूर्खता ये वो सब बोलेगा। ये तो उनकी धूर्तता है सर, मूर्खता नहीं है, ये बहुत बड़े धूर्त है। तो और ये उन्होंने चुनाव आयोग वायोलेशन ऑफ कोड ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात है, जो मुझे लगता है 27,000वें बार इन्होंने सिंघवी साहब ने इलेक्शन कमीशन को कहा। इतना कम्युनल और इतने जहरीले भाषण मोदी और शाह ने इस चुनाव में किए हैं, और कुछ योगी ने भी। तो ये भाषण होने के बाद किसी भी सभ्य समाज में या किसी भी डेमोक्रेटिक समाज में कोर्ट सुओ मोटो लेकर इनको 6 साल के लिए चुनाव से बाहर कर देती, प्रक्रिया से भाजपा को बाहर कर देती। लेकिन उनका चल रहा है। इसका मतलब आप समझिए, ये गंभीरता से आप समझ लीजिए सर, कि वायोलेशन इज अलाउड। मोदी और उनकी कल्ट के लिए सारे वायोलेशन अलाउड है। तो ये वायोलेशन 48 घंटे मोदी दिखते रहेंगे और मीडिया दिखाती रहेगी, ये वायोलेशन और भी होगा। तो इस बात के लिए हमें तैयार नहीं किया गया है विपक्ष द्वारा। मैंने कल भी यह प्रश्न उठाया था सोशल मीडिया पे, कि अगर 300 ऑर्गेनिक नहीं आते हैं, फिर भी 370 एनडीओ को दिए जाते हैं, और 310 बीजेपी को दिए जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? तो लोगों ने इसमें बहुत ही ब्लैक ह्यूमर के साथ कहा, कुछ नहीं यार, प्याज छिलेंगे। तो कई लोगों ने अन्य, आप कमेंट्स पढ़ सकते हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से उन्हें मालूम नहीं शायद कि करना क्या है। तो आपने जो सही कहा कि लेकिन एक सवाल तो है राजू भाई, कि क्या कर भी लेंगे? सड़क पे उतरेंगे, पुलिस उठा के अंदर कर देगी। मैंने दिल्ली में देखा है, जुलूस नहीं निकालने दिया जाता है, इलेक्शन चल रहा है तो आप बहुत कुछ कर नहीं सकते। कोर्ट में जाएंगे तो तारीख पे तारीख पड़ेगी, फिर ऐसी बेंच आ जाएगी कि आप जानते हैं वीवीपैट का भी मामला कैंसिल हुआ, 17C का भी मामला कैंसिल हुआ, तो और करें एडीआर क्या, पे वो भी एक स्ट्रिक्चर मामला लगाया, है जी। एडीआर पे स्ट्रिक्चर लगाए, और ऊपर से इलेक्शन कमीशन ने बाद में जो वो निकाला नोटिफिकेशन, उसमें धमकी भी दी है, हम नजर रखे हुए हैं कौन ये सब कर रहा है उस पे, उन पे। तो अब आप बताइए, तो कोई क्या कर लेगा? पार्टियां भी क्या करें? सर यही स्थिति आपने ही जवाब दिया है सर। 1920 से पहले ब्रिटिश साम्राज्य के सामने भारत में कांग्रेस जो थी उस टाइम की, उनमें यही स्थिति थी कि वो समझ नहीं पा रहे थे तो करे तो करे क्या। लेकिन इस चुनाव के पूरे माहौल में विपक्ष को इतना तो समझ में आना चाहिए कि सारी ताकत जो है, सबसे बड़ा सवरिन कोई है तो वो लोग हैं, और लोगों की ताकत अगर उनके साथ है तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। सर इतनी ताकत अगर बीजेपी के साथ होती या मोदी के साथ होती ना, तो आज वो चुनाव जीतने से पहले आपके घर के ऊपर से चल के निकल जाते।
लेकिन विपक्ष को इतने लोग, देखिए लोग, जनता लड़ रही है सर, छोटे छोटे लोग। आपको मैं और बताता हूं सर, मुझे आप एक बताइए, श्याम रंगीला को चुनाव लड़ने नहीं दिया गया वाराणसी से। ये समस्या क्या श्याम रंगीला की खुद की है? ये क्या कांग्रेस की समस्या नहीं है? ये आप पार्टी की समस्या नहीं है? ये नागरिक की भारत की समस्या नहीं है? उन्होंने मुद्दा ही उठाया नहीं, क्योंकि उनके जो उम्मीदवार है उनको भरने नहीं दिया। सर, हर व्यक्ति को जिसको चुनाव लड़ना है और जहां कहीं से लड़ना है, वो संवैधानिक है कि उसको मिलना चाहिए मौका। तो ये सारी बातें जो हुई है वो असंवैधानिक हुई है, उसके ऊपर विपक्ष को आवाज नहीं उठाना चाहिए था। वो बात एक है। मैं कहता हूं कि जिस तरह से उमर खालिद को जमानत ही नहीं मिल रही है, उसके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खुद टिप्पणी नहीं कर रही है आधिकारिक रूप से। क्या उमर खालिद खुद के व्यक्तिगत फायदे के लिए अंदर गया है? राजू भाई, हम लोग तो सवाल लगातार उठा रहे हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उमर खालिद का सवाल उठा दे चुनाव के बीच में, तो नरेंद्र मोदी जी से लेकर पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का तंत्र है वो से एक मुद्दे को उठा लेगा ध्रुवीकरण के लिए। ये भी हम और आप समझते हैं अच्छी तरह सर, से। मैं और निजी बातचीत में बहुत लोग स्वीकार करते हैं इस बात को। नहीं, मैं और बताता हूँ सर, ये चुनाव के टाइम में अंदर नहीं गया है सर। अब 1300 से ये तो ज्यादा है, दिन अंदर है, बिल्कुल एक बात। बिल्कुल। और दूसरी बात, इसका मतलब सारे मुसलमानों को भी अंदर डाल दे तो तो भी कोई ध्रुवीकरण कुछ नहीं भारतीय बोलेगा। जनता पार्टी करेगी तो हम चुप बैठेंगे, ऐसी बात है क्या? तो ऐसे ही बिल्कुल शाहीन बाग में हुआ था सर। ये बिल्कुल। सारी बातें हैं ना, मैं इसलिए बताता हूँ कि आज के तारीख में सर, मुसलमान जिस डू और डाई सिचुएशन में इलेक्शन की कतारों में खड़ा था ना वोटिंग की, वो मैंने देखा है सर। उनमें ऊर्जा थी, बिल्कुल। लेकिन विपक्ष वो ऊर्जा का इस्तेमाल ही नहीं कर पाया, तो क्या फायदा है सर? कितना निराश हो जाएंगे लोग। ये बात है वाकई, मतलब ऐसा बना दिया गया है कि आप किस पाले में खेल रहे हैं वो समझ में ही नहीं आता है। और मुसलमानों को चूंकि मान लिया गया है कि ये तो फॉर ग्रांटेड वोट है, तो इसका कुछ किया नहीं जा सकता। ये उनके बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है, चुनाव प्रचार में हो चाहे टिकट देने का मामला हो, हर जगह यही हो रहा है कि मुसलमानों को एक तरफ कर दिया जा रहा है। तो एक अजीब सी स्थिति है जिसमें एक तरफ डू और डाई है, करिए या मरिए, अगर नहीं करेंगे तो मार दिए जाएंगे। और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ इस तरह से सारी चीजें सेट की हैं, सिर्फ मैं चुनाव आयोग की बात नहीं कर रहा हूं, सामाजिक समीकरण कुछ इस तरह से सेट किए हुए हैं कि खालिद पर अगर आप आवाज उठाते हैं, उमर खालिद पर आवाज उठाते हैं, या शर्जिल इमाम को जो बेल मिली है उसको आप सेलिब्रेट भी करने की कोशिश करते हैं या करते हैं, तो आपको किम कर्तव्य विमूढ़ में तब्दील कर दिया जाता है। एक पूरी ट्रॉल आर्मी, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था कल कुछ सिनेमा के लोगों ने रफा वाला जो वो पोस्टर था वो शेयर किया अपने यहाँ। कई लोगों को हटाना पड़ा क्योंकि ट्रॉलिंग इतनी हुई, और बाकी लोगों की जबरदस्त ट्रॉलिंग हुई। तो एक पूरा का पूरा ऐसा माहौल बना दिया गया है जहां सच बोलना मुश्किल हो रहा है। और ऐसे माहौल में जिस तरह से मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है लगातार, हम किसी पर सीधा आरोप लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, आप कोर्ट में जाके कहते हैं कि कई दिन लगेगा, संभव नहीं है, एफिडेविट देते हैं बाकायदा, और उसके बाद 24 घंटे में पेश कर देते हैं, फिर 2% बढ़ा देते हैं। एक पॉलिसी चेंज हो जाती है चुनाव के बीच में, और उसके बाद अदानी जी की फोटो आ जाती है जापान के एम्बेसडर के साथ। ये सारा कुछ जो हो रहा है उसको देखकर कोई कैसे चुप रह सकता है? और अगर चुप नहीं रहेगा तो वही सारी बातें करनी पड़ेंगी जो बेहद जरूरी हैं। निराशावादी लगे तो निराशावादी सही, आशावादी लगे तो आशावादी सही, लेकिन बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया कि अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप एक जिम्मेदार जगह पे बैठे हुए हैं, अगर आप अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो सिर्फ तालियां बजवाना आपका काम नहीं है। आपका काम लोगों को अपने समय की हकीकत बताना है, ताकि लोग तैयार भी हो सकें और उसके खिलाफ लड़ भी सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया राजू। थैंक यू।